नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और आप सभी का स्वागत है श्री रमा एकेडमी में। आज हम आपके लिए करंट अफेयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है HDI। और ये टॉपिक न केवल प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि MPPSC मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। जो MPPSC का पेपर 3 है इकोनॉमिक्स, उसमें भी HDI कई बार आया है अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो। इसीलिए आज हम ऐसा अप्रोच रखेंगे कि अगर प्री में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम फैक्ट्स याद कर पाएँ, और अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो हम इसके बारे में कैसे लिखें ये भी हम देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। HDI जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, और ये 2025 का जारी हो गया है ना। अब देखिए इस किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। UNDP है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है और भारत की जो रैंक लगी है इसमें 130वीं रैंक लगी है ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में। और कितने देशों में, तो 193 देशों में से भारत की 130वीं रैंक लगी है। अब ये जो रैंक है ये पिछले साल की तुलना में 3 स्तरों की हमने वृद्धि की है, 3 पायदान हम ऊपर आए हैं। पिछले साल जो है हमारी जो रैंक थी वो 133वीं थी और इस साल हम 130वें स्थान पर हैं। अब आप मुझे ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है, आप संतुष्ट हैं इस रैंक से? ये एक अच्छी रैंक है या फिर हमें और ज़्यादा अच्छे स्तर पे होना चाहिए? ठीक, तो ये सूचकांक जो है ये विकास के दृष्टिकोण, मानव विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है। और पहली बार इसको कब जारी किया गया, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्री की दृष्टि से भी, और मुख्य परीक्षा में भी आप इसे डाल सकते हैं चाहे इंट्रो में या कंक्लूजन में। तो इसकी जो शुरुआत है पहली बार 1990 में की गई थी, ठीक, 1990 में। और किसके द्वारा ये अवधारणा लाई गई थी, तो ये पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री थे महबूबुल हक, उनके द्वारा सबसे पहले ये जो अवधारणा है ये विकसित की गई थी। और उसी के बाद से UNDP के द्वारा प्रति वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया जाता है ना। अब देखिए ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको मापने का आधार क्या है, विभिन्न देशों के जो मानव संसाधन हैं उनकी तुलना कैसे की जाती है कि इस देश में मानव का विकास ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, इस देश में कम है, इस देश में औसत है, इसकी तुलना कैसे की जाती है। तो इसके मापन के 3 आधार हैं, 3 इंडेक्स हैं अगर हम देखें तो, है ना। ये इंडेक्स जो है वो 3 स्तर हैं इसके। तो पहला क्या है, पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, है ना, एजुकेशन, और तीसरा है उसका जीवन स्तर, लाइफ स्टैंडर्ड, है ना। अगर हम देखें जीवन स्तर, उसका स्वास्थ्य कैसा है, तो अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसका जीवन काल भी ज़्यादा होगा। अगर वो शिक्षित है तो वो जागरूक होगा। शिक्षा से मतलब, एजुकेशन से मतलब यहाँ पे सिर्फ डिग्री से नहीं हो रही है, यहाँ पर शिक्षा से आशय है व्यक्ति का उस चेतना से, उस स्तर से जहाँ पे वो हर चीज़ों के प्रति जागरूक है ना, समाज में वो एक योग्य और मानव संसाधन है, वो ना केवल शिक्षित बल्कि एक संसाधन के रूप में काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे वो शिक्षित व्यक्ति। और अगर हम जीवन स्तर की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है कि उसका जो जीवन स्तर है वो कितना ऊंचा है, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसी आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये 3 पैमाने जिस व्यक्ति में सही होते हैं, जिस देश के व्यक्तियों में उनका जीवन स्तर ज़्यादा होता है, किसी का औसत होता है और किसी का काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो न्यूनतम होता है, ठीक। तो ये 3 पैमाने आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर, है ना, हेल्थ, एजुकेशन और लाइफ स्टैंडर्ड। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसको मापन किस आधार पे किया जाता है, तो 2 अंकों के आधार पे मापन किया जाता है, 0 से लेके 1 के बीच में, है ना। जो 0 के ज़्यादा करीब हैं उनको नीचे पायदान पे रखा जाता है और जो 1 के ज़्यादा करीब होते हैं उनको ऊंचे पायदान पे रखा जाता है। ये देखिए, और भारत का जो स्तर है, जो अंक भारत ने हासिल किए हैं वो किए हैं 0.685 इस बार 2025 में, और 2022 में भारत जो है वो 0.67 अंकों के साथ था। तो इसीलिए इस बार जो भारत का स्तर है वो ऊंचा हुआ है, 130वें स्थान पर भारत पहुंच गया है ना, 130वीं रैंक लगी है 193 देशों में से। इसने 3 अंक का सुधार किया है जो हमने भी देखा। अब देखिए ये जो विकास की श्रेणी है इसमें भारत कहाँ स्टैंड करता है, भारत स्टैंड करता है मध्यम मानव विकास के स्तर पर। उच्च मानव विकास भी होता है, इसकी जो सीमा होती है वो होती है 0.7। अगर हम इस सीमा को पार कर देते हैं तो हम भी उच्च मानव विकास की श्रेणी में आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम कहाँ हैं, हम हैं मध्यम मानव विकास की श्रेणी में।
इसके बाद अगर हम वैश्विक संदर्भ में देखें, है ना, तो भारत कहाँ पर है, भारत के जो आसपास के देश हैं उनका क्या स्तर है, और प्रथम स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है, ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें शीर्ष रैंकिंग की, तो शीर्ष स्थान पर कौन है, आइसलैंड है। क्यों भाई, क्यों इतना ज़्यादा वहाँ के मानव जो हैं वो विकसित हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जो रैंकिंग है काफ़ी ज़्यादा आई है। और खुशहाली के स्तर पे भी आप देखेंगे तो ये जो स्कैंडिनेवियन देश है ना, ये हमेशा टॉप पर रहते हैं। यहाँ पर खुशहाली को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। भारत में हम लंबे समय से एक चीज़ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कैरियर को लेके, हर चीज़ को लेके, संसाधनों को लेके बहुत ज़्यादा मारामारी है। एक बहुत बड़ा कारण तो जनसंख्या भी है, दूसरा एक दिखावे की जो है ज़िंदगी यहाँ पे ज़्यादा जी जा रही है। कारण बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं, है ना। तो जो आइसलैंड है उसका स्तर जो है 0.97 है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि अंतिम स्थान पर कौन है, तो अंतिम स्थान पर जो है वो दक्षिण सूडान है 0.388 अंकों के साथ, और भारत का जो स्थान है वो 130वां है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 130वें स्थान पर जब भारत है तो उसी रैंक को एक और देश, भारत का पड़ोसी देश साझा कर रहा है, और वो देश कौन सा है, वो है बांग्लादेश, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्री की दृष्टि से भी और जानकारी के लिए भी। इसके अलावा अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए तो चीन, श्रीलंका और भूटान, ये वो 3 पड़ोसी देश हैं जिनका जो स्तर है, रैंकिंग है, वो भारत से ऊपर है। और जो 3 नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान, ये वो 3 देश हैं जिनकी रैंकिंग भारत से नीचे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने 1990 से लेकर अब तक एचडीआई में 53% से अधिक की वृद्धि हासिल की है। ये इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं इनको आप अलग से इंट्रो या कंक्लूजन के लिए बचा के रखा कीजिए। कितने सारे बच्चे ये पूछते हैं कि कंक्लूजन में क्या लिखना है, जो आप बॉडी में लिखते हैं वही एक पॉइंट आप अलग से बचा के रखा कीजिए ताकि आप तुरंत उसको कंक्लूजन में लिख सकें, इंट्रो में लिख सकें, है ना। तो ये हो गया अधिक वृद्धि दर्ज की, कितना, 53% की। और हालांकि कुछ चुनौतियां भी है ना, देखो कहीं पे भी अगर हमारी रैंकिंग औसत है तो उसके पीछे कुछ चुनौतियां होंगी, कुछ कारण होंगे, और वो कारण क्या है। पहला कारण है असमानता। हम देखते हैं कि बहुत सारी असमानता है, महिला पुरुष को लेकर लैंगिक असमानता हो गई, आर्थिक असमानता हो गई, है ना, लिंग जाति भेद, बहुत सारी असमानताएं हैं भी भारत में ना। तो ये एक असमानता हो गई, लिंग असमानता, जिसके अंतर्गत आय असमानता, है ना। आय असमानता मतलब अमीर गरीब का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमने देखा कि भैया जो 1% लोग हैं, महज 1% लोग भारत की 40% से ज़्यादा संपत्ति लेकर बैठे हैं, है ना। तो ये किस में आता है, आय की असमानता में ही तो आता है। इस तरह की जो असमानता है, जब तक ये है तब तक हमारा जो स्तर है वो मध्यम पे ही रहेगा, है ना। हमको ऊंचा करना है तो इन सारी असमानताओं पे काम करना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारी जो वृद्धि होती जा रही है उसका क्या कारण है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमने इस चीज़ को अपनाया है ना। एआई कौशल में वृद्धि की है, एआई शोधकर्ताओं में, ठीक है, संख्या में वृद्धि हुई है, और भविष्य में विकास की संभावनाओं को ये और ज़्यादा उजागर करता है, ठीक। ये तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। हमने एसडीआई के हर पहलू को देखने की कोशिश की, वो तीनों इंडेक्स भी हमने देखे जो बताता है कि मानव का स्तर क्या है। और देखिए ये कोई सिर्फ एक इंडेक्स, ये एक डेटा नहीं है, ये वो आईना है जो मानव के विकास का हमें पहलू दिखाता है कि हमारे भारत में क्या स्तर है और पूरे विश्व में क्या स्तर है, और एक बेहतर इंसान बनने के लिए क्या पैमाने उसके जीवन में होने चाहिए, है ना। तो आप एक इंडिविजुअल तौर पर भी अपने जीवन में ज़रूर देखें कि ये पैमानों में आपका क्या स्तर है, ठीक। चलिए इसी के साथ अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा जो है 8 मंथ हार्ट चैलेंज जो है वो शुरू कर दिया गया है। 8 मंथ हार्ट चैलेंज क्या है, तो ये जो है प्री के लिए एक बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन की गई टेस्ट सीरीज़ है। अभी तक ऐसी टेस्ट सीरीज़ कभी नहीं आई थी, और इसे डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया कि जो अंतिम समय पे 1-1, 2-2 नंबर से जो बच्चे रह जाते हैं वो कमियां ना रहे, है ना। तो इसके लिए ये टेस्ट सीरीज़ लाई गई है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और अनलिमिटेड अटैम्प्ट है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 20,000 से ज़्यादा MCQs हैं, है ना। पूरे टॉपिक वाइज हैं, यूनिट वाइज हैं, और हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया गया है, और डेली आपको टारगेट दिया जाता है और उन MCQs को आप सॉल्व करके अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं, और अनलिमिटेड बार आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। तो आप इसको देख सकते हैं और कर सकते हैं। उसके अलावा
अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि लेखन में आपको कोई सही डायरेक्शन मिल जाए, तो हमारे द्वारा मेंस की आधारशिला बैच भी शुरू कर दी गई है ना। इसमें आपको डेली, ये अपने आप में एक अनोखी बैच है, इसमें आपको क्या किया जाता है, डेली आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, डेली आपकी कॉपी चेक की जाती है। अगर आप ऐसी टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, ये कोई वैसी वाली नहीं है जिसमें आपको 70-80 टेस्ट दिए जाते हैं, ये डेली है, 1 साल तक। 2026 के लिए इसको टारगेट किया गया है। रोज़ाना बेसिस पे इसमें आपको टेस्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप डेली लेखन कार्य करके आपकी कॉपी चेक की जाती है और छोटे छोटे टॉपिक, हर एक टॉपिक का पूरा सॉल्यूशन दिया जाता है ना। तो आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चों ने इसे ज्वाइन किया है उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक जो है उसके लिए भी फाउंडेशन बैच शुरू कर दी गई है। अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। ये बैच जो है इसकी पूरी जानकारी आप जाकर ऐप पे ले सकते हैं और दिए गए नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में। धन्यवाद।